सो आज ये हमारा थर्ड लेक्चर है और इसमें हम पढ़ने वाले हैं टॉपिक रिस्पायरेशन। सो रिस्पायरेशन होता क्या है? रिस्पायरेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें फूड से एनर्जी रिलीज़ होती है, और ये जो रिस्पायरेशन की प्रोसेस होती है वो जो बॉडी की सेल्स होती हैं उनके अंदर होती है। ठीक है, तो हमें डिफिनेशन क्लियर है रिस्पायरेशन की। इसमें क्या होता है कि जो फूड होता है उससे एनर्जी रिलीज़ होती है। रिस्पायरेशन में क्या होता है? फूड से एनर्जी बनती है। और ये प्रोसेस कहाँ पर होती है? ये प्रोसेस होती है हमारी जो सेल्स होती हैं उनके अंदर। अब हम देखते हैं कि जो एनर्जी रिलीज़ होती है रिस्पायरेशन के टाइम पे वो स्टोर कैसे होती है। ठीक है, तो जो एनर्जी रिलीज़ होती है रिस्पायरेशन के टाइम पे वो स्टोर होती है एटीपी के फॉर्म में। किसके फॉर्म में स्टोर होती है? एटीपी के फॉर्म में। अब एटीपी क्या होता है? एटीपी का फुल फॉर्म 1 मार्क के क्वेश्चन में आ जाता है लिखने को। तो एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और वहीं पे एडीपी का भी फुल फॉर्म आ जाता है। एटीपी में से एटीपी में तीन फास्फोरस है, उन 3 फास्फोरस में एक फास्फोरस जो है उसको हम निकाल देंगे तो ये बन जाएगा एडीपी। एडीपी इसको हम लोग, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। ठीक है, क्लियर है? हमें इसका फुल फॉर्म, एटीपी का भी फुल फॉर्म क्लियर है एंड एडीपी का फुल फॉर्म भी क्लियर है। अब जो एनर्जी रिलीज होती है रिस्पायरेशन के टाइम पे उसका यूज़ किया जाता है एटीपी बनाने के लिए। और एटीपी कैसे बनता है? एटीपी बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है? हमें चाहिए होता है एडीपी यानी कि एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, और हमें चाहिए होता है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट प्लस हमें चाहिए होता है एनर्जी। इससे क्या बन जाता है? हमारा एटीपी बन जाता है। तो जो एनर्जी रिलीज होती है रिस्पायरेशन के टाइम पे उसका यूज़ किया जाता है एटीपी बनाने के लिए। और एटीपी बनाने के लिए हमें और क्या चीज़ें चाहिए होती है? एडीपी चाहिए होता है एंड फॉस्फेट चाहिए होता है। एडीपी फॉस्फेट प्लस एनर्जी, इससे मिलकर क्या बनेगा? हमारा एटीपी बनेगा। ठीक है, अब जब सेल को एटीपी की ज़रूरत होती है, जब सेल को एनर्जी की ज़रूरत होती है तो एटीपी का ब्रेकडाउन होता है यूजिंग वाटर। तो एटीपी, अगर कोई भी सेल है उसको एनर्जी की ज़रूरत है, बार बार मेरे मुंह से एटीपी निकल रहा है, सॉरी फॉर दैट। अगर उसे एनर्जी की ज़रूरत है तो एटीपी का ब्रेकडाउन होगा। एटीपी का ब्रेकडाउन होगा यूजिंग वाटर, और एटीपी जो है वो ब्रेक करके क्या बनाएगी? एडीपी बनाएगी, फॉस्फेट बनाएगी और बनाएगा हमारा एनर्जी निकलेगा। ठीक है, और जो एनर्जी यहाँ पे निकलती है वो इक्विवेलेंट होती है 30.5 किलोजूल पर मोल की। ओके, अब हमने रिस्पायरेशन को देख लिया, रिस्पायरेशन की डेफिनेशन देख ली, हमने देख लिया रिस्पायरेशन कहाँ पे होती है, एटीपी और एडीपी का फुल फॉर्म भी देख लिया, और हमने देख लिया कि एटीपी कैसे बनती है, और जब भी हमें हमारे सेल को एनर्जी की ज़रूरत होती है तो एटीपी का ब्रेकडाउन कैसे होता है। ये सारी चीज़ें हमने कवर कर ली हैं। अब हमें देखना है कि रिस्पायरेशन के टाइप कितने होते हैं। ठीक है, तो रिस्पायरेशन के 2 टाइप होते हैं, टाइप्स ऑफ रिस्पायरेशन के कितने टाइप होते हैं? तो रिस्पायरेशन के 2 टाइप होते हैं, एक होता है हमारा एरोबिक रिस्पायरेशन और एक होता है एनारोबिक रिस्पायरेशन। एरोबिक रिस्पायरेशन एंड दूसरा होता है हमारा एनारोबिक रिस्पायरेशन। ठीक है, तो
तो सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज़ एरोबिक रिस्पायरेशन। तो एरोबिक रिस्पायरेशन एक ऐसे टाइप का रिस्पायरेशन होता है जिसमें ऑक्सीजन का यूज़ किया जाता है। इस टाइप का जो रिस्पायरेशन होता है इसको बोलते हैं हम लोग एरोबिक रिस्पायरेशन। यहाँ पे ऑक्सीजन का यूज़ हो रहा है और जो ग्लूकोज है वो कम्प्लीटली ब्रेक डाउन होता है इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, और ये सारी रिएक्शन किसके प्रेजेंस में हो रही है? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। एरोबिक रिस्पायरेशन में ऑक्सीजन जो होता है वो मस्ट होता है, ठीक है। तो एरोबिक रिस्पायरेशन की अगर हम रिएक्शन लिखना चाहें तो इस तरीके से लिख सकते हैं, जैसे कि हमारा ग्लूकोज है, सपोज दैट ग्लूकोज है। ग्लूकोज जो होता है वो 6 कार्बन का कंपाउंड होता है। यहाँ पे 6 कार्बन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब ये जो ग्लूकोज है वो कन्वर्ट हो जाएगा पाइरूवेट में। पाइरूवेट एक 3 कार्बन मॉलिक्यूल है और ये जो रिएक्शन हो रही है वो साइटोप्लाज्म में हो रही है, इन साइटोप्लाज्म। अब ये जो पाइरूवेट है जो कि एक 3 कार्बन मॉलिक्यूल है, ये कन्वर्ट हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड में, वाटर में और एनर्जी में। और ये जो रिएक्शन है वो किसके प्रेजेंस में हो रही है? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रही है। ऑक्सीजन यहाँ पे प्रेजेंट है और ये जो प्रोसेस होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि एरोबिक रिस्पायरेशन में क्या होता है, हमारा जो ग्लूकोज है जो कि एक 6 कार्बन का मॉलिक्यूल है वो कन्वर्ट हो जाता है पाइरूवेट में और ये रिएक्शन होती है साइटोप्लाज्म में। अब ये जो 3 कार्बन का मॉलिक्यूल पाइरूवेट है वो कन्वर्ट हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड में, वाटर में और एनर्जी में। और ये जो प्रोसेस है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है और ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ठीक है। और जो ज़्यादातर ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो एरोबिक रिस्पायरेशन ही करते हैं, जैसे कि एग्जांपल हो गया मैन, डॉग हो गया, अर्थवर्म हो गया, ये सारे जो है वो एरोबिक रिस्पायरेशन ही करते हैं। फिर नेक्स्ट आता है हमारा एनारोबिक रिस्पायरेशन। एनारोबिक रिस्पायरेशन एक ऐसी टाइप की रिस्पायरेशन होती है जिसमें ऑर्गेनिज्म जो होता है वो ऑक्सीजन का यूज़ नहीं करता है, यानी कि विदाउट ऑक्सीजन होने वाली ये प्रोसेस है। और ये जो प्रोसेस है एनारोबिक रिस्पायरेशन वो पाई जाती है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में, जैसे कि हो गया ईस्ट जो कि ब्रेक डाउन करता है ग्लूकोज का इनटू एथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और रिलीज करता है एनर्जी। तो ईस्ट में जो एनारोबिक रिस्पायरेशन होती है इसको हम लोग फर्मेंटेशन ही बोलते हैं, और फर्मेंटेशन इसको बोलते हैं ना, फर्मेंटेशन। इसकी अगर हम रिएक्शन लिखें तो फर्मेंटेशन कैसे होता है, जैसे कि सपोज दैट यहाँ पे हमारा ग्लूकोज है। ग्लूकोज हमने पहले ही देखा कि वो 6 कार्बन का एक मॉलिक्यूल होता है और वो कन्वर्ट हो जाएगा पाइरूवेट में। और ये रिएक्शन कहाँ पे हो रही है? साइटोप्लाज्म में हो रही है। कन्वर्जन कहाँ पे हो रहा है? साइटोप्लाज्म में हो रहा है। अब यहाँ पे मेन बात हमें देखनी है कि यहाँ पर ऑक्सीजन जो है वो एब्सेंट है। ऑक्सीजन यहाँ पे एब्सेंट है, ऑक्सीजन यहाँ पे प्रेजेंट नहीं, एब्सेंट है। और ऑक्सीजन एब्सेंट है तो यहाँ पे क्या बनेगा? यहाँ पे बन जाएगा हमारा इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और बनेगा ATP। यहाँ पे क्या बनेगा? एथेनॉल बनेगा, ठीक है। तो ये जो हमारी प्रोसेस है इसको बोलते हैं हम लोग फर्मेंटेशन। यहाँ पे ऑक्सीजन जो होता है वो एब्सेंट होता है, ऑक्सीजन एब्सेंट होता है तो यहाँ पे क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, एथेनॉल बनेगा। यहाँ पे मेन प्रोडक्ट जो है वो एथेनॉल है और बनेगा हमारा ATP, ठीक है। और ये हो गया हमारा एनारोबिक रिस्पायरेशन का पहला पार्ट, फर्मेंटेशन। और दूसरा पार्ट होता है यहाँ पे एनारोबिक रिस्पायरेशन में एक जगह और एनारोबिक रिस्पायरेशन होती है, वो होती है हमारी मसल सेल्स में। जब भी हम ज़्यादा फिजिकल एक्सरसाइज कर लेते हैं तो क्या होता है कि हमारी मसल्स में क्रैम्प्स पड़ जाते हैं। और वो क्रैम्प्स क्यों बनते हैं? क्योंकि वहाँ पे लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है। और ये लैक्टिक एसिड कैसे जमा होता है वो भी हम देखते हैं। तो सपोज दैट यहाँ पे हमारा ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज है। ग्लूकोज हमने देखा कि ये 6 कार्बन का एक मॉलिक्यूल होता है और वो कन्वर्ट हो जाएगा पाइरूवेट में। पाइरूवेट एक 3 कार्बन का मॉलिक्यूल होता है। अब यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो एब्सेंट है, ऑक्सीजन एब्सेंट है तो हमारी मसल सेल्स में क्या होता है कि ये जो पाइरूवेट होता है वो कन्वर्ट हो जाता है लैक्टिक एसिड में और बनाता है वो ATP। लैक्टिक एसिड बनाता है एंड ATP बना लेता है, जिस वजह से हमारी मसल्स में मरोड़ आ जाती है, ठीक है।
नाउ आई एम गोइंग टू चेंज द पेज। तो हमने देख लिया व्हाट इज एरोबिक रेस्पिरेशन एंड व्हाट इज एनारोबिक रेस्पिरेशन। यहाँ पे एक अच्छा क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो आपको डिफरेंस जब भी पूछे एरोबिक एनारोबिक रेस्पिरेशन में तो आपको कुछ डिफरेंसेस मैं बता रही हूँ, वैसे ही कि वैसे लिख देने, ठीक है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या देखा कि ये जो रेस्पिरेशन होती है वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होती है, वहीं पे एनारोबिक जो होती है वहाँ पे ऑक्सीजन एब्सेंट होता है। और एरोबिक रेस्पिरेशन में कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है फूड का, और एनारोबिक में पार्शियल ब्रेकडाउन होता है फूड का। एंड एरोबिक रेस्पिरेशन जो होती है उसमें एंड प्रोडक्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, और जो एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है इसमें एंड प्रोडक्ट होता है, अगर हम ईस्ट का केस देखें तो उसमें होता है एथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। और वहीं अगर हम मसल सेल्स की बात करें तो वहाँ पे होता है लैक्टिक एसिड, ठीक है। और एरोबिक रेस्पिरेशन में ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है और एनारोबिक में कम एनर्जी रिलीज होती है। तो ये 4 पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। जब भी डिफरेंस पूछा जाए तो ये 4 पॉइंट लिख देने हैं हमने, ठीक है। अब हम देखते हैं हमारा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो अगर हम ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में मेन ऑर्गन्स की बात करें तो होता है हमारा नोज, नेजल कैविटी, ट्रैकिया, ब्रंकाई, लंग एंड डायफ्राम, ठीक है। क्या क्या होते हैं हमारे मेन ऑर्गन्स यहाँ पे। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमारे इम्पॉर्टेंट हमारे इम्पॉर्टेंट मेन ऑर्गन्स क्या क्या होते हैं। नोज होता है हमारा, फिर आता हमारा नेजल कैविटी, फिर आता है ट्रैकिया, फिर आता है ब्रोंकाई, फिर आता है लंग्स एंड देन डायफ्राम। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं नॉस्ट्रिल से। अब जो ह्यूमन हवा को अंदर लेता है वो नॉस्ट्रिल्स के थ्रू ही लेता है। एंड नॉस्ट्रिल्स में कुछ हेयर प्रेजेंट होते हैं और वहाँ पे म्यूकस भी प्रेजेंट होता है। अब उस हेयर का काम क्या होता है, वो जो हवा अंदर लेता है इंसान उसको वो फिल्टर करने का काम करते हैं हेयर। एंड जो म्यूकस होता है, जो डस्ट पार्टिकल होता है, उसको वो ट्रैप कर लेता है। ठीक है, तो नॉस्ट्रिल्स हमारे क्लियर हो चुके हैं। नॉस्ट्रिल्स में हेयर पाए जाते हैं जो कि फिल्ट्रेशन ऑफ एयर का काम करते हैं। एंड म्यूकस पाया जाता है वहाँ पे जो कि डस्ट पार्टिकल को ट्रैप कर लेता है। ठीक है, फिर जो हमारा सेकंड आता है वो होता है हमारा फेरिंग्स। फेरिंग्स थ्रोट का एक पार्ट होता है और ये पाया जाता है माउथ और विंड पाइप के बीच में पाया जाता है। अब जो नॉस्ट्रल से हवा है वो कहाँ पे पहुँचती है, नॉस्ट्रल से हवा जो होती है वो फेरिंग्स में जाके पहुँचती है। इसको हम लोग विंड पाइप भी बोलते हैं। ठीक है, अब हमने देख लिया नॉस्ट्रल, फिर हमने देख लिया फेरिंग्स। अब हम थर्ड पार्ट पे पहुँचते हैं जो कि हमारा लैरिंग्स। लैरिंग्स जो होता है इसको हम लोग वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं। ठीक है, और ये पाया जाता है अपर एंड ऑफ ट्रैकिया पे। तो हमारा लैरिंग्स भी क्लियर है, नॉस्ट्रल क्लियर है, फेरिंग्स क्लियर है एंड लैरिंग्स क्लियर है। फिर आता है हमारा ट्रैकिया। ट्रैकिया एक ट्यूब होता है जिसको कॉमनली हम लोग विंड पाइप भी बोलते हैं और इसके अंदर प्रेजेंट होती है इनकम्प्लीट सी शेप्ड कार्टिलेजिनियस रिंग्स। अब इन कार्टिलेजिनियस रिंग्स जो होती है इनका काम क्या होता है, ये ट्रैकिया को कोलैप्स होने से बचाती है जब एयर एब्सेंट होती है। जैसे ये जो ट्रैकिया होता है इसके अंदर शी शेप्ड कार्टिलेजिनियस रिंग्स प्रेजेंट होती है। इस तरीके से कार्टिलेजिनियस रिंग्स प्रेजेंट होती है
सी शेप्ड होती है, यानी कि ये पूरी ये इस तरीके से नहीं होती है, ये इस तरीके से होती है, ठीक है। और ये पूरे ट्रैकिया को कवर किए रहती है, ताकि जब एयर ना प्रेजेंट हो ट्रैकिया के अंदर तो वो कोलैप्स ना हो, ठीक है। कोलैप्स मीन्स होता है चिपके ना ये एक दूसरे में, ठीक है। इसलिए यहाँ पे ये सी शेप्ड रिंग्स प्रेजेंट होती है, जिनको हम लोग बोलते हैं कार्टिलेजिनस रिंग्स, ठीक है। तो हमारा ट्रैकिया भी क्लियर है। फिर आता है हमारा ब्रोंकाई। अब जो ट्रैकिया होता है वो स्मॉलर ट्यूब्स में डिवाइड कर जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ब्रोंकाई। और ये जो ब्रोंकाई होती हैं वो लंग्स से जाके कनेक्ट हो जाती हैं, ठीक है। अब ये हमारा ट्रैकिया था, ट्रैकिया आगे चल के डिवाइड कर जाता है ब्रोंकाई में, और ये ब्रोंकाई जो होती है वो आगे चल के ये ब्रोंकाई जो होती है वो लंग से कनेक्टेड हो जाती है, ठीक है। फिर आता है हमारा सिक्स्थ पार्ट जो कि होता है लंग, ठीक है। अब जो लंग होता है वो हमारी चेस्ट कैविटी में प्रेजेंट होता है, और चेस्ट कैविटी में प्रेजेंट होता है, और इसको एब्डोमिनल कैविटी से कौन अलग करता है? इसको एब्डोमिनल कैविटी से अलग करता है डायफ्राम। जो हमारा लंग होता है वो प्रेजेंट होता है कहाँ पे? चेस्ट कैविटी में। तो सपोज दैट ये हमारा ट्रैकिया हो गया और ये हो गए हमारे ब्रोंकाई, एंड यहाँ पे हमारा लंग प्रेजेंट है। लंग ये जो प्रेजेंट है ये चेस्ट कैविटी में प्रेजेंट होता है, नीचे जो होती है वो एब्डोमिनल कैविटी प्रेजेंट होती है, एंड एब्डोमिनल कैविटी से इसको कौन अलग करता है? इसको अलग करता है एक मस्कुलर स्ट्रक्चर जिसको हम लोग बोलते हैं डायफ्राम, ठीक है। एंड जो हमारे लंग्स होते हैं वो एक रिब केज में प्रेजेंट होते हैं, इनको प्रोटेक्शन के लिए ये बोन से बने होते हैं रिब केज, ओके। तो हमारा लंग्स भी क्लियर हो गया, नॉस्ट्रिल, फेरिंग्स, लेरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई एंड लंग्स सारे क्लियर है हमारा। फिर आता है हमारा ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंक्यूल्स ब्रोंक्यूल्स क्या होते हैं? जब हर एक ब्रंकस क्या होता है? ये सिंगुलर वर्ड है ब्रंकस, ब्रोंकाई का सिंगुलर है ब्रंकस। ब्रंकस जो होता है वो डिवाइड कर जाता है स्मॉलर ट्यूब्स में, इसको हम लोग बोलते हैं ब्रोंक्यूल्स, ठीक है। ब्रोंक्यूल्स भी हमारा क्लियर है। फिर आता है हमारा 8वें नंबर पे जो है एल्वेलाई। एल्वेलाई जो होते हैं वो एयर सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि एंड ऑफ ब्रोंक्यूल्स में पाए जाते हैं, ठीक है। एंड इनकी जो वॉल होती है वो बहुत ही थिन होती है और वो सराउंडेड होती है ब्लड कैपिलरीज से। और एल्वेलाई का काम क्या होता है? ये गैसेस एक्सचेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और लंग्स में मिलियंस में होते हैं एल्वेलाई प्रेजेंट, और इनका मेन फंक्शन क्या होता है? गैसेस एक्सचेंज होता है, ठीक है। और अब यहाँ पे हमने ओवरव्यू एक ले लिया है, और इसके बाद आपको जो एनसीईआरटी में डायग्राम दे रखा है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का, उसको अच्छे से देख लेना है। एंड ये सारी जो चीज़ें हैं मैंने वहीं से उठाई हुई हैं, तो आप उस डायग्राम को अच्छे से देख लीजिएगा। एक बार मैं रिवाइज करा देती हूँ, आपको क्विक रिवीजन करा देती हूँ यहीं पे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का। तो हमने देखा कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमारे मेन ऑर्गन्स कौन कौन से हैं? वो है नोज, नेजल कैविटी, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, लंग्स एंड डायफ्राम, ठीक है। फिर हमने देखा नॉस्ट्रिल को। नॉस्ट्रिल क्या होता है? नॉस्ट्रिल से जो ह्यूमन होता है वो एयर को अंदर की तरफ अंदर लेता है, एंड नॉस्ट्रिल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं हेयर, वो हेयर काम करते हैं एयर को फिल्टर करने का। एंड म्यूकस भी प्रेजेंट होता है यहाँ पे, और वो म्यूकस डस्ट पार्टिकल को ट्रैप करता है जो एयर में प्रेजेंट होते हैं। फिर आता है हमारा फेरिंग्स। फेरिंग्स जो होता है वो थ्रोट का एक पार्ट होता है जो कि पाया जाता है माउथ और विंड पाइप के बीच में। एंड नॉस्ट्रल से जो एयर होती है वो फेरिंग्स में जाती है, ठीक है। फिर आता हमारा लेरिंग्स। लेरिंग्स को हम लोग वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं, और ये पाया जाता है अपर एंड ऑफ ट्रैकिया में, ठीक है। फिर आता है हमारा ट्रैकिया। ट्रैकिया जो होता है इसको हम लोग कॉमनली विंड पाइप भी बोलते हैं। एंड ट्रैकिया में कुछ सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स प्रेजेंट होती हैं,
जिनका काम होता है ट्रैकिया को कोलैप्स होने से बचाना। जब एयर एब्सेंट हो तो इसको ये कोलैप्स ना हो, इसके बचाव के लिए यहाँ पे प्रेजेंट होती है शी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स। ठीक है, फिर आता है हमारा ब्रंकाई। अब जो ट्रैकिया होता है वो डिवाइड हो जाता है ट्यूब्स में, जिनको हम लोग बोलते हैं ब्रंकाई। ठीक है, फिर आता है हमारा लंग्स। लंग्स जो होता है वो चेस्ट कैविटी में लोकेटेड होता है और ये एब्डोमिनल कैविटी से सेपरेटेड होता है डायफ्राम के थ्रू, और ये कवर्ड होता है, ये पाया जाता है हमारी रिब केज के अंदर। इसको प्रोटेक्शन के लिए रखा जाता है, और रिब केज जो होता है वो बोन से बना होता है। ठीक है, फिर आता है हमारा ब्रंक्यूल्स। तो ब्रंकस जब डिवाइड कर जाती है तो वो बनाती है स्मॉल ट्यूब्स, जिनको हम लोग बोलते हैं ब्रंक्यूल्स। एल्वेलाई जो होता है वो एयर सैक होता है, जो कि ब्रंक्यूल्स के एंड में पाया जाता है, और इनकी जो वॉल होती है वो बहुत ही ज़्यादा पतली होती है, और ब्लड कैपिलरीज से ये सराउंडेड होता है, और इसका मेन फंक्शन होता है गैसेस एक्सचेंज। और लंग्स में मिलियंस ऑफ एल्वेलाई पाए जाते हैं। ठीक है, तो हमारा ये ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम क्लियर है। अब हम देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ब्रीदिंग होता क्या है। ब्रीदिंग होता है ऑक्सीजन को इनहेल करना एंड एक्सहेल करना कार्बन डाइऑक्साइड को। इनहेल मीन्स अंदर एंड एक्सहेल मीन्स बाहर, यानी कि ऑक्सीजन को अंदर लेना एंड कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना, इसको हम लोग बोलते हैं ब्रीदिंग। ठीक है, तो ब्रीदिंग में दो पार्ट होते हैं, एक होता है इनहेलेशन और एक होता है एक्सहेलेशन। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इनहेलेशन। तो जब हम एयर को इनहेल करते हैं तो क्या होता है कि हमारे जो रिब्स होते हैं वो ऊपर की तरफ उठ जाते हैं, और जो डायफ्राम होता है वो डाउनवर्ड मूव कर जाता है, और हमारी जो चेस्ट कैविटी होती है वो लार्जर बन जाती है, जिससे क्या होता है कि जो एयर होती है वो लंग्स के अंदर फिल हो जाती है। ठीक है, इनहेलेशन में हमने क्या देखा कि जब हम एयर को इनहेल करते हैं तो हमारे जो रिब्स होते हैं वो ऊपर की तरफ उठ जाते हैं, और डायफ्राम नीचे की तरफ आ जाता है, और हमारी जो चेस्ट कैविटी होती है वो एक्सपैंड कर जाती है, जिससे क्या होता है कि जो एयर होती है वो लंग्स के अंदर भर जाती है। ठीक है, और जो ऑक्सीजन एल्वेलर एयर में प्रेजेंट होती है उसका ट्रांसपोर्ट होता है, जो बॉडी की सेल्स होती हैं वहाँ तक उनका ट्रांसपोर्ट होता है, और ये ट्रांसपोर्ट कौन कराता है, जो एल्वेलर ब्लड वेसल्स होती हैं वो ट्रांसपोर्ट कराती हैं ये। ठीक है, और ऑक्सीजन को कैरी कौन करता है, ऑक्सीजन को कैरी करता है हीमोग्लोबिन, जो कि एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट है, और ये जो हीमोग्लोबिन होता है ऑक्सीजन के लिए इसकी बहुत ज़्यादा अफिनिटी होती है। ठीक है, और ये जो पिगमेंट होता है वो रेड कार्पसेल्स में ही प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। सबसे पहले हम देखते हैं कि ब्रीदिंग होता क्या है। ब्रीदिंग में होता है इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सहेलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इनहेल करना यानी कि अंदर लेना, एंड एक्सहेल करना यानी कि बाहर निकालना। तो इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन का इनहेलेशन होता है, यानी कि ऑक्सीजन को हम अंदर लेते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड को हम बाहर निकालते हैं। सो ब्रीदिंग के दो स्टेप्स हो गए, एक हो गया इनहेलेशन और एक हो गया एक्सहेलेशन। सबसे पहले हम देखते हैं कि इनहेलेशन होता क्या है। जब हम इनहेल करते हैं तो क्या होता है कि हमारे जो रिब्स होते हैं वो ऊपर की तरफ उठ जाते हैं, एंड डायफ्राम जो होता है वो नीचे की तरफ आ जाता है, और जिससे क्या होता है कि जो चेस्ट कैविटी का साइज होता है वो इंक्रीज कर जाता है। सो जो एयर है वो सक हो जाती है लंग्स के अंदर। अब जो एल्वेलर एयर आई हमारे अंदर, उसके अंदर का जो ऑक्सीजन है वो ट्रांसपोर्ट होता है बॉडी की जो सेल्स होती हैं उन तक, और ये ट्रांसपोर्टेशन का काम कौन करता है, ये ट्रांसपोर्टेशन का काम करती है हमारी ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स कौन सी, एल्वेलर ब्लड वेसल्स। ओके, अब ब्लड में हमें पता है कि एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट पाया जाता है और उसका नाम होता है हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन काफ़ी पसंद होती है, यानी कि हीमोग्लोबिन की काफ़ी अफिनिटी होती है ऑक्सीजन के साथ, तो वो ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर जाता है।
एंड ये जो हीमोग्लोबिन का ये जो पिगमेंट है वो सिर्फ रेड ब्लड कार्पसेल्स में ही पाया जाता है, ठीक है। अब क्या होता है कि जो ऑक्सीजन होती है वो हमारी सेल्स तक पहुंच जाती है और फिर वहाँ पे होता है रिस्पायरेशन की प्रोसेस, जिसमें क्या होता है प्रोड्यूस होती है कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो डिफ्यूज़ हो जाती है ब्लड में, फिर वो पहुंचती है डिजॉल्व फॉर्म में लंग्स तक, ठीक है। फिर आता है हमारा एक्सेलेशन का प्रोसेस। जब हम एक्सेल करते हैं तो क्या होता है, हमारे जो रिब्स होते हैं वो रिलैक्स हो जाते हैं, डायफ्राम जो होता है वो ऊपर की तरफ उठ जाता है और जिससे क्या होता है चेस्ट कैविटी की जो साइज़ है वो डिक्रीज कर जाती है और जो एयर है वो लंग्स के बाहर पहुंच जाती है, ठीक है। तो एक बार हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। हमने इसमें देखा कि ब्रीदिंग क्या होती है। ब्रीदिंग मतलब होता है ऑक्सीजन को इनहेल करना एंड कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करना, ठीक है। फिर इनहेलेशन में देखा, इनहेलेशन में क्या होता है रिब्स हमारे ऊपर की तरफ उठते हैं, डायफ्राम जो है नीचे की तरफ आता है और चेस्ट कैविटी, जिससे क्या होता है चेस्ट कैविटी का साइज इंक्रीज कर जाता है और जो एयर होती है वो अपने आप लंग्स के अंदर सक हो जाती है। और एक्सेलेशन में देखा कि जब हम एक्सेल करते हैं तो रिब्स जो हमारे रिलैक्स हो जाते हैं, डायफ्राम जो है वो ऊपर की तरफ उठ जाता है एंड चेस्ट कैविटी जो होती है उसकी साइज डिक्रीज कर जाती है, जिससे क्या होता है कि जो एयर होती है वो बाहर की तरफ निकल जाती है, ठीक है। तो हमारे क्लियर है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। सो जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम लोग देखेंगे रिस्पायरेशन इन प्लांट्स, ओके। तब तक आपको यहाँ तक पढ़ लेना है एंड इन सारे जो चीज़ें मैंने बताई हैं इनकी आपको प्रॉपर नोट्स बना लेनी है, ठीक है। फिर आप पढ़ाई करते रहिए और नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे रिस्पायरेशन इन प्लांट्स, ओके। थैंक यू।